हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे इलेक्ट्रिकल। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट ले लिया था। अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओपन लूप क्लोज लूप के बारे में समझा, ट्रांसफर फंक्शन के बारे में समझा। आज हम देखेंगे भाई पोल्स एंड जीरोस होते क्या हैं। तो एक मैंने जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन लिख रखा है। जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन में k इंटू एस प्लस जेड वन एस प्लस जेड टू जितने भी होंगे, एस प्लस समथिंग जो भी रहेगा, एक जनरलाइज मैंने एक्सप्रेशन ली है। z फॉर जीरो ले लिया मैंने और p फॉर पोल ले लिया है, ताकि और अंडरस्टैंडिंग के लिए। भाई ऊपर वाले जीरो होते, नीचे वाले पोल रहते हैं, ताकि मैंने नोटेशन उस हिसाब से ले ली है। तो अब देखो यहां पर क्या है, पोल्स एंड जीरो की डेफिनेशन ये है कि वो एस की वैल्यू, ध्यान से सुनना, वो एस की वैल्यू जो ट्रांसफर फंक्शन को जीरो बनाए उसको क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे। तो यहां पर जीरो देखें तो इस ट्रांसफर फंक्शन को जीरो कौन बनाएगा, जब न्यूमरेटर जीरो होगा। तो न्यूमरेटर में अपन देखें कि एस प्लस जेड वन इक्वल टू जीरो हो जाए, तो इसका मतलब एस इक्वल टू माइनस जेड वन, एस इक्वल टू माइनस जेड वन। तो ये जो एस की वैल्यू है, एस इक्वल टू माइनस जेड वन, अगर ये वैल्यू यहां रख देंगे तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए ऊपर वाले न्यूमरेटर के जितने भी रूट्स होंगे, एक तरीके के रूट है, ये क्या है, एक तरीके के रूट है। तो जितने भी न्यूमरेटर के रूट्स होंगे, इनको सबको क्या बोलेंगे, हम जीरोस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे। क्लियर है। अब यहां पर देखो, ऐसे एस की वैल्यू ऐसे रखो कि ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तो इसका मतलब है कि भाई आपका डिनोमिनेटर में जीरो होना चाहिए। डिनोमिनेटर में जीरो होगा तभी ट्रांसफर फंक्शन इनफाइनाइट हो सकता है। तो उस केस में हम देखें तो यहां पर कोई भी एक उठा लो, एस प्लस पी वन उठा लिया अपन ने, तो इक्वल टू जीरो। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस पी वन। तो एस इक्वल टू माइनस पी वन वो वैल्यू है जहां रखते से ही एस इक्वल टू माइनस पी वन पे रखोगे तो दोनों जीरो बन जाएगा। तो समथिंग अपन जीरो, इनफाइनाइट, ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनको बोलते हैं, जहां पर ऐसी एस की वैल्यू जहां पर ट्रांसफर फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, पोल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोल्स। क्लियर है, पोल्स बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन हमने लिख दी है। पोल्स एंड जीरोस आर दैट वैल्यू ऑफ एस एट विच ट्रांसफर फंक्शन बिकम इनफाइनाइट और जीरो। ठीक है, समझ में आया। तो पोल और जीरो निकालने का तरीका, इसका मतलब इन शॉर्ट क्या करना है, ऊपर न्यूमरेटर वाले को इक्वल टू जीरो रख दो तो वो जीरोस बन गए, नीचे वाले पोल बन गए। बस इतनी सी बात है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए। चलो देखते हैं यहां पे। अब निकालो जीरोस और पोल। वीडियो को पॉज करके खुद करो। तो अगर मैं यहां जीरोस लिखूंगा, जीरोस अगर मैं लिखूंगा तो यहां पर हो जाएगा सर जीरोस एस इक्वल टू, ऊपर कुछ भी नहीं तो इक्वल टू जीरो, ये हो गया जीरो। पोल अगर लिखूं, पोल अगर मैं लिखूं, पोल कितना हो जाएगा सर, पोल तो यहां पर दो होंगे, एस प्लस वन इक्वल टू जीरो रखेंगे, एस प्लस वन इक्वल टू जीरो रखेंगे, उधर जाएगा तो एस इक्वल टू माइनस वन कर दो, डायरेक्ट चलेगा। फिर एस प्लस टू इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, या तो ये भी जीरो हो सकता है या ये भी जीरो हो सकता है, तो सारे पोल्स ले लेते हैं। तो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, माइनस टू। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस ट्रांसफर फंक्शन में एक जीरो है और दो पोल है, एक जीरो है और दो पोल है, और ये भी फाइनाइट है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर ये जितने भी जीरोस और पोल निकले, ये क्या निकले, फाइनाइट। क्या है, फाइनाइट। फाइनाइट कुछ ना कुछ वैल्यू है ना, फाइनाइट मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है। फाइनाइट जीरो एंड पोल्स, फाइनाइट जीरो एंड पोल्स। सर क्यों निकाल रहे हैं सब, क्यों कर रहे हैं सब, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे इनका यूज है ना, आगे इनका यूज है। तो इसलिए पोल और जीरो निकालते सीख जाओ, आगे सब कुछ आपको समझ में आते जाएगा। ठीक है, सारे बेसिक्स बना रहे हैं अभी अपन। अब देखिए क्या होता है, एक कहना है, इन जनरल इन जनरल इन जनरल ये होता है कि किसी भी ट्रांसफर फंक्शन में नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू नंबर ऑफ पोल होना चाहिए, नंबर ऑफ पोल होना चाहिए, है ना। टोटल नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पोल होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो सर, यहां तो हमें दिख ही नहीं रहा है, ये वाली आपकी जो कंडीशन है तो फेल कर जा रही, क्योंकि जीरो तो यहां पर एक है, मतलब क्वांटिटी वाइज है ना, एक है, और पोल कितने, एक और दो, दो पोल है। तो ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं हुआ, ये जो हमारे पास है ये हमें दिख रहे हैं, जो विजिबल है, फाइनाइट क्वांटिटी है। बट जो हमें नहीं दिख रहे हैं वो ये नहीं दिख रहा है कि अगर दो नंबर ऑफ पोल है तो आपके जीरोस भी क्या होंगे, दो ही होंगे, बट एक और जो यहां पर जीरो रहेगा वो रहेगा एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट। तो वन जीरो, एक जो जीरो है, एक जो जीरो है, वन जीरो एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट। अब देखो वैल्यू होगी ना बराबर, बताओ अब वैल्यू होगी बराबर कि नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू नंबर ऑफ पोल।
क्यों सर, क्यों मान रहे हो सब चीजें? क्योंकि आगे काम है ना, सब्जेक्ट सीखना है तो आगे अपने को काम पड़ेगा इनका। तो पोल जीरो समझ में आया, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट वगैरह वाली समझ में नहीं भी आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि भाई नंबर ऑफ पोल और जीरो बराबर होते हैं, जो हमें दिख रहे हैं वो फाइनाइट कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं अपने? फाइनाइट पोल्स एंड जीरोस। तो आपसे एग्जाम में फाइनाइट पोल्स एंड जीरोस ही पूछेगा, बट कभी ऐसा दे दे स्टेटमेंट वाइज तो अपने को पता होना, अपने को पता होना, जानकारी पूरी होनी। आएगा नहीं आएगा वो अलग मैटर है। तो यहां पर मैंने आपको पोल जीरो से लेके सारी चीजें बता दी। हालांकि एक चीज और होती है, मिनिमम टाइप ट्रांसफर फंक्शन और नॉन मिनिमम टाइप, वो अभी मैं यहां नहीं बता रहा हूं, वो आगे अपन एक जगह पढ़ेंगे, ठीक है, नाइक्वेस्ट और पोलर प्लॉट के टाइम पे देखेंगे। आई बात समझ में? तो पोल जीरो निकालने में कोई कठिनाई, ट्रांसफर फंक्शन दे दे पोल और जीरो। आपसे जेई में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक ट्रांसफर फंक्शन दे देंगे, बताओ कितने नंबर ऑफ पोल है, कितने जीरो है, पोल की संख्या बता देंगे, सब बता देंगे आपको, ठीक है। चलो इसके बाद अपन देखें यहां पर, चलो ये बढ़ने से पहले अच्छा इनकी लोकेशन भी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं, वैसे तो ये आगे पढ़ेंगे। इनकी लोकेशन कहां होती है मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ये है एक प्लेन, इसको बोलते हैं एस प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? एस प्लेन, एस प्लेन, ठीक है। ये बार बार अपन ड्रॉ करने वाले हैं स्टेबिलिटी में, एस प्लेन। अब देखना एस प्लेन में बिल्कुल बेसिक से अपन बता रहे हैं। ये जो वाई एक्सिस है इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस, जहां पर जे की क्वांटिटी रखाएगी। और इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको अपन? रियल एक्सिस। क्लियर है? रियल एक्सिस। और एस क्या है? एक तरीके का रूट है। तो देखो एस इक्वल टू माइनस और माइनस टू कहां आएगा? तो देखो यहां पर लोकेशन कहां है? -1 और -2, ये पोल्स की लोकेशन है। पोल्स की लोकेशन यहां पर है, ठीक है। जीरोस कहां है? जीरोस यहां पर। तो हम पोल को कैसे डिनोट करते हैं? आज से चलो सीख ही लो, आज से ही सीख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन पोल को इस तरीके से क्रॉस से, है ना, क्रॉस से नोटेशन है। पोल नोटेशन करने का तरीका है क्रॉस क्रॉस मतलब पोल। जीरोस कहां है? ओरिजिन पे, ये जीरोस है, ये जीरोस है। क्लियर है? अब आपको मैं एक स्टेबिलिटी तो अपन खैर बाद में पढ़ेंगे, बट एक नॉर्मल आइडिया दे देता हूं, नॉर्मल सा आइडिया दे देता हूं कि जब भी कभी आपके जो रूट्स हैं वो अगर इस साइड, इस वाले प्लेन को क्या बोलते हैं? देखो ये है अपना, ये एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी के एक्सिस के इधर वाला जो प्लेन है इसको बोलते हैं अपन राइट आरएचपी, राइट हैंड प्लेन। इसको क्या बोलते हैं? आरएचपी, राइट हैंड प्लेन। देखो ऐसे खड़े अपन, ये इमेजिनरी एक्सिस है, इधर हाथ, सीधा हाथ पे ना, तो राइट हैंड के साइड में जो प्लेन है उसको बोलते हैं आरएचपी, राइट हैंड प्लेन, ठीक है। और इधर वाले प्लेन को अपन क्या बोलते हैं? इधर वाले प्लेन को बोलते हैं एलएचपी, लेफ्ट हैंड प्लेन। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड प्लेन। इन जनरल अभी मैं बता देता हूं, बाकी अपन स्टेबिलिटी में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए आरएचपी में अगर आपके रूट्स आ जाए, आरएचपी में ये वाला जो रीजन रहता है ये अनस्टेबल रीजन रहता है। क्या रहता है? अनस्टेबल रीजन, अनस्टेबल रीजन रहता है। और इधर वाला क्या रहता है? स्टेबल रीजन रहता है, स्टेबल रीजन रहता है। इधर अनस्टेबल, इधर स्टेबल रीजन होता है। मतलब आपके जो रूट्स है वो इधर लाई कर गए तो अनस्टेबल, इधर लाई कर गए तो स्टेबल। अभी जैसे अभी क्या है देखो, स्टेबल है ना, स्टेबल है। बाकी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी डिटेल में टेंशन मत लो, सिर्फ अभी मैं लोकेशन यहां से बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। और ये जो है यहां पर, इसको बोलते हैं ना तो अनस्टेबल और ना ही स्टेबल, एकदम मार्जिनल क्रिटिकल पॉइंट पे है। मतलब जरा सा भी इधर हुआ तो अनस्टेबल भी जा सकता है और जरा सा भी इधर हुआ तो स्टेबल भी जा सकता है। इसको बोलते हैं मार्जिनल, है ना। वो बोलती है कि नहीं, मीम्स आते हैं कि नहीं अपने निर्मला ताई के, फाइनेंस मिनिस्टर के, है ना, निर्मला सीतारमण बोलती ना मार्जिन, है ना, मार्जिन। तो ये है मार्जिनल। क्या है? मार्जिनल। नहीं सुना हो किसी ने वो मीम तो जाके सर्च करना। निर्मला सीतारमण जो है वो करती मार्जिन, है ना, तो बिल वगैरह लेके आती उस टाइम पे मीम है। तो मार्जिनल, 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 मार्जिनल स्टेबल, मार्जिनल स्टेबल। क्लियर है? बाकी यहां पर भी अब सिंगल पोल और डबल पोल होंगे तो क्या होंगे वो सब अपन स्टेबिलिटी में पढ़ेंगे। एक जनरल मैंने आपको आइडिया दे दिया है स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी का जनरल आइडिया, बाकी अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि मुझे पोल की लोकेशन नोट करवानी थी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। टेंशन बिल्कुल मत लेना, हर चीज जीरो से सिखाई जाएगी आपको, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, कहीं कोई भी चीज मिस नहीं होगी, ठीक है। चलो टाइम कांस्टेंट फॉर्म और पोल जीरो फॉर्म, देखिए दो टाइप के ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म है, लिखने के तरीके हैं। इससे क्या होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें यूज होगी। रूट लोकस होगा, राउथ हार्विस होगा, या फिर हमारा बोर्डे होगा, नाइक्विस्ट होगा, तो वहां अलग अलग तरीके के अपन क्या करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन के पैटर्न लिखेंगे। सेम ट्रांसफर फंक्शन को अलग अलग तरीके से लिखेंगे। मैं समझाता हूं, देखो इधर इसको बोलते हैं पोल जीरो फॉर्म।
जो अभी अपन ने पढ़ा ना ये वाला सबसे जो चीज पढ़ा, ये सबके सब क्या है, पोल जीरो फॉर्म। जैसे ये एग्जांपल लिया अपन, एग्जांपल टी ऑफ एस 1/s+1 + s+2, एस प्लस समथिंग अगर कुछ लिखा है, एस प्लस समथिंग कुछ लिखा है, तो इसको बोलते हैं पोल जीरो फॉर्म, पोल जीरो फॉर्म, पोल जीरो फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर पोल जीरो फॉर्म में k की वैल्यू क्या, देखो s+1 ये इसके इक्विवेलेंट, तो k की वैल्यू कितनी होगी, k की वैल्यू होगी 1। क्लियर है? अब इसको अपन कन्वर्ट करते हैं टाइम कांस्टेंट फॉर्म में। काय में कन्वर्ट करेंगे अपन, ये पोल जीरो फॉर्म है, s प्लस समथिंग, तो वो सारे के सारे क्या है, पोल जीरो फॉर्म कहलाते हैं। अब टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, टाइम कांस्टेंट फॉर्म, समझना ध्यान से टाइम कांस्टेंट फॉर्म क्या होता है। यहां से हम कॉमन निकालें, टी ऑफ एस में से, समझना ध्यान से, यहां से कॉमन निकाले तो 1 तो 1 ही ऊपर, ठीक है, 1 तो 1 ही ऊपर अपना। अब यहां से अगर अपन कॉमन निकालेंगे तो यहां पर इसको लिखेंगे अब 1 + s, देखो यहां तो कुछ कॉमन निकालने वाला नहीं है, डायरेक्टली 1 ही है, तो अपने को यहां पर पोल जीरो में क्या s प्लस समथिंग लिखते हैं अपन, यहां पे लिखेंगे 1 + s समथिंग। क्लियर है, 1 + समथिंग लिखेंगे, तो यहां पर इसको s+1 को 1 + s लिख दे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अच्छा यहां पर अगर मुझे 1 प्लस लिखना हो तो मैं क्या 2 कॉमन ले लूं, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं यहां से तो 2 की s/2 + 1 हो जाएगा कि नहीं। आपके लिए एक स्टेप और कर दूं, 2 कॉमन लिया तो डिवाइड में 2 और यहां पर 1, तो अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं तो 1/2 को मैं बाहर की साइड में लेके आ जाऊं, तो ये कितना हो जाएगा 1/1 + s, और इसको भी लिखने का तरीका थोड़ा 1 + s/2 कर दूं, बिल्कुल बताओ कि नहीं। अच्छा इसको और मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं तो 1/2 को ऊपर ही ले जाता हूं, 1/2 ऊपर पहुंच गया और नीचे 1 + s और 1 + s/2। इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखूं, जैसे वहां जनरलाइज फॉर्म लिखा, तो इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो यहां पर आएगा kp डिवाइडेड बाय 1 + st1 1 + st2। क्लियर है, 1 + st1 + 1 + st2, ये t1 t2 क्या है, टाइम कांस्टेंट से, क्या है ये, टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब समझना ध्यान से, टाइम कांस्टेंट है, तो यहां पर हम देखेंगे तो यहां से आपको पता चलेगा, तो अगर कंपेयर करें तो t1 क्या आ जाएगा, t1 आ जाएगा, देखो इसको कंपेयर इससे करें तो t1 कितना आ जाएगा, s प्लस समथिंग कुछ नहीं है तो 1 है ना, कंपेयर कर रहे 1 + s/2, 1 पर तो t2 की प्लेस पे क्या कर देंगे, t2 क्या हो जाएगा 1/2, हाँ या ना, और kp क्या हो जाएगा, kp हो जाएगा 1/2, kp हो जाएगा 1/2। आगे चल के हम इस kp को ही बोलेंगे डीसी गेन, आगे चल के इस kp को ही क्या बोलेंगे हम, डीसी गेन, डीसी गेन क्या बोलेंगे इसी को अपन, डीसी गेन। क्या सर के भी डीसी गेन है क्या, नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ के और केपी एक इक्वल नहीं है। टाइम कांस्टेंट फॉर्म में समझना ध्यान से, हम टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो न्यूमरेटर में हमें अवेलेबल हो वो हमारा क्या कहलाता है, डीसी गेन। तो क्या सर डीसी गेन निकालना इतना आसान है कि टाइम कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दें और जो वैल्यू आएगी बिल्कुल वही होगी, डीसी गेन की बिल्कुल वही होगी, है ना। बाकी मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे चल के, डीसी गेन को थोड़ा सा डिटेल में, जब इनिशियल फाइनल वैल्यू थ्योरम और डीसी गेन इन सबको अपन एक साथ पढ़ने वाले हैं, ताकि इन दोनों तीनों के बीच में थोड़े थोड़े रिलेशन से। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है, आज से आपको पोल जीरो फॉर्म और टाइम कांस्टेंट फॉर्म पहचानते आना चाहिए। बनी बात, पोल जीरो फॉर्म का मतलब क्या है, s प्लस समथिंग, s प्लस समथिंग ये अपने कौन से है, पोल जीरो फॉर्म। 1 + st, 1 + st के फॉर्मेट में जब भी आएगा दैट इज टाइम कांस्टेंट फॉर्म, दैट इज टाइम कांस्टेंट फॉर्म। आया मजा, क्लियर है, बस इतना ध्यान रखना है अपने को। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। उसके बाद चलते हैं स्टैंडर्ड सिग्नल पे। देखिए सिग्नल ऑलरेडी आपने पढ़े होंगे, 3 स्टैंडर्ड सिग्नल अपन यूज करते हैं बेसिकली कंट्रोल सिस्टम में। यूनिट स्टेप, यूनिट स्टेप का जो सिंबल है u ऑफ t है। अच्छा इसको यूनिट क्यों बोला, नॉर्मल स्टेप भी बोल सकते हैं, यूनिट का मतलब है एक एक। तो जब भी किसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड अगर 1 हो जाए तो वो क्या कहलाता है, यूनिट स्टेप कहलाता है। मतलब यहां पर कुछ नहीं है तो ये 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। यूनिट स्टेप की खासियत होती है t ग्रेटर देन 0 पे 1 मिलेगा, लेस देन 0 पे क्या मिलेगा 0, इक्वल टू का साइन नहीं है यहां पर, है ना। गिब्स फेनोमेनन होता है जो सिग्नल सिस्टम में पढ़ते हैं अपन, कि इक्वल टू पे हाफ हाफ रह जाता है दोनों साइड का, है ना। अपन उसको अभी नहीं डिस्कस कर रहे। चलो नेक्स्ट आपका यूनिट रैंप। यूनिट रैंप का मतलब क्या है कि आर ऑफ टी, टी ग्रेटर देन इक्वल टू पे टी रहेगा, मतलब टी मतलब y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx, ये टी की लाइन है ना, देखो ये टी की लाइन है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 0।
t लेस देन 0 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका जो स्लोप होगा, अगर इसका स्लोप 1 हो जाए, स्लोप क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो इसको बोलते हैं अपन यहां पर स्लोप, जो एम्पलीट्यूड होगा ना इसका, जो यहां पर आगे की साइड में जो लिखा लिखा रहा है उसको स्लोप से कंसिडर करते हैं अपन। कैसे कंसिडर करते हैं, स्लोप से। तो अगर वो स्लोप आपका किसी सिग्नल का, किसी रैंप सिग्नल का स्लोप 1 हो जाए तो उसको बोलते हैं यूनिट रैंप सिग्नल। अदरवाइज अगर स्लोप 1 नहीं होगा, 2 3 4 रहेगा, तो फिर ये यूनिट नहीं कहलाएगा, नॉर्मल रैंप सिग्नल कहलाएगा। देखिए कई बार स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि सर यूनिट स्टेप और स्टेप में क्या अंतर है। यूनिट स्टेप में ये अंतर है कि अगर एम्पलीट्यूड 1 हो जाए तो वो यूनिट स्टेप है, 1 की जगह 2 3 4 कुछ हो जाए तो नॉर्मल स्टेप सिग्नल है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड या बाहर की साइड में जो दिखाई देगा वो यहाँ का लेंथ रहेगा, यहाँ का लेंथ रहेगा। 2 रहेगा यहाँ तो 2 हो जाएगा, 3 होगा तो 3 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर रैंप में भी अगर स्लोप 1 है, स्लोप 1 है तो ही अपन यूनिट रैंप बोलेंगे, अदरवाइज यूनिट रैंप नहीं बोलेंगे, नॉर्मल रैंप सिग्नल बोलेंगे। अगर यहाँ 3 4 कुछ भी हो जाएगा तो वो उसका स्लोप तो कहलाएगा बट यूनिट नहीं हो जाएगा, यूनिट रैंप नहीं बोलेंगे, नॉर्मल रैंप बोलेंगे। क्लियर है। सिमिलरली इंपल्स, इंपल्स कैसे होता है, 0 t नॉट इक्वल टू 0, मतलब इधर और इधर दोनों साइड में 0 रहता है, और t इक्वल टू पे वो इनफाइनाइट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, इनफाइनाइट। अब देखना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज इस बात से हो जाते हैं कि ये जो सर एरो बना के 1 जो लिखा है, ये 1 है क्या। ये 1 शो करता है एरिया अंडर द कर्व। क्या शो करता है, ये एरिया अंडर द कर्व। जब भी हम यूनिट इंपल्स सिग्नल को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये प्रॉपर्टी होती है इंपल्स की, उसका एरिया क्या आ जाए, देखो इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व, तो क्या आ जाएगा 1। तो 1 आ जाए अगर इसका एरिया, इसका मतलब हो यूनिट इंपल्स है। अगर 1 नहीं आता है तो फिर वो इंपल्स सिग्नल है, नॉर्मल, यूनिट नहीं। कभी कभी यहां पर कुछ इस तरीके से देखो, इंपल्स सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, ये 3 हो गया, इसका मतलब क्या है, ये जो 3, इसका मतलब क्या है, ये एरिया अंडर द कर्व। 3 क्या सिंबलाइज कर रहा है, एरिया अंडर द कर्व इंपल्स का कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। क्लियर है, क्लियर है आपको, ठीक है। तो 3 है, एरिया 3 है ना, तो एरिया अपन यहां पर 3, ठीक है। तो अभी तो कुछ नहीं, तो 1 यहां पे 1, ठीक है, एरिया। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या क्या सिंबलाइज कर रहे हैं अपने। तो इसमें एम्पलीट्यूड यूनिट में, इसमें स्लोप, और इसमें एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, ये बहुत जरूरी है। बाउंडेड का मतलब ये हुआ कि आपका t इक्वल टू इनफाइनाइट पर आपका जो सिग्नल हो फाइनाइट हो, फाइनाइट एम्पलीट्यूड का सिग्नल हो, एम्पलीट्यूड का, फाइनाइट एम्पलीट्यूड का सिग्नल हो। अब देखो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे भी ये एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, 1, मतलब ये क्या है, बाउंडेड, ये क्या है, बाउंडेड सिग्नल है। अब ये देखो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे कहां जाएगा, हमें ही नहीं पता, इनफाइनाइट पे चले जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, अनबाउंडेड। ये क्या है, अनबाउंडेड। t इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या हो रहा है, t इक्वल टू इनफाइनाइट जब जा रहे हैं तब ये आपका इनफाइनाइट चले जा रहा है, सिग्नल भी क्या चले जा रहा है, इनफाइनाइट। क्लियर है। यहां पर भी सेम, यूनिट इंपल्स में भी अनबाउंडेड, क्योंकि t इक्वल टू इनफाइनाइट जब आप करोगे, इनफाइनाइट करोगे, है ना, t इक्वल टू, तो और यहां तो ये देखो वैसे ही इनफाइनाइट पे जा रहा है, t इक्वल टू 0 पे क्या है, किसी एक जगह पे इनफाइनाइट ऊपर चले जा रहा है, एम्पलीट्यूड कहां जा रहा है, ऊपर चले जा रहा है, तो ये वैसे भी क्या है आपका, इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड का ही सिग्नल है, इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड का ही सिग्नल है। क्लियर। तो ये सारे के सारे क्या है, इन तीनों सिग्नल में से ये दोनों अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड और बाउंडेड का मतलब क्या होता है, समझना ध्यान से। हम स्टेबिलिटी जब देखते हैं सिग्नल एंड सिस्टम में, स्टेबिलिटी के, स्टेबल सिग्नल का मतलब क्या है, तो बीआईबीओ स्टेबल होना चाहिए, बीआईबीओ स्टेबिलिटी देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं। बीआईबीओ का मतलब क्या है, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, मतलब हम बाउंडेड इनपुट दें तो आउटपुट हमारा अगर बाउंडेड आ रहा है दैट मीन्स कि वो स्टेबल है, दैट मीन्स वो क्या है, स्टेबल है। ये टाइम रिस्पॉन्स में अपन और अच्छे से देखेंगे बीआईबीओ को डिटेल में, ठीक है। अभी इतना समझो, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट का मतलब क्या है, बीआईबीओ का मतलब क्या है, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। बाउंडेड इनपुट अगर अपन दे रहे हैं तो आउटपुट भी अगर हमें बाउंडेड मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो स्टेबल सिग्नल है। क्लियर है। तो इसी में से 3 सिग्नल हमारे पास अवेलेबल है, यूनिट स्टेप, रैंप और इंपल्स। इनमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो यही है, यूनिट स्टेप। इसीलिए टाइम रिस्पॉन्स में आगे चल के जब हम डेरिवेशन करेंगे तो जो इनपुट सिग्नल लेंगे वो बार बार हम स्टेप सिग्नल लेते हैं, बार बार क्या लेते हैं, स्टेप सिग्नल लेते हैं। क्लियर है। तो इसीलिए बेसिक सिग्नल का आइडिया होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। कंट्रोल सिस्टम में क्योंकि अपन स्टेप बार बार लेंगे तो पता होना चाहिए रीजन के क्यों स्टेप ले रहे हैं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलो इनके बीच में रिलेशनशिप भी बता देता हूं मैं आपको, है ना। रिलेशनशिप क्या है कि भाई स्टेप का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें इंपल्स मिलता है, रैंप का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यूनिट स्टेप मिलेगा।
इंटीग्रेशन अगर हम इंपल्स का करेंगे तो स्टेप मिलेगा, स्टेप का इंटीग्रेशन करेंगे तो रैंप मिलेगा। तो ये मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट लिख रखे इंपल्स, स्टेप, रैंप, पैराबोलिक। ऊपर से नीचे आएंगे तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन देखो, इसका इंटीग्रेशन ये हो रहा है, इसका इंटीग्रेशन ये हो रहा है, मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा, इसका करेंगे तो ये मिलेगा, इसका करेंगे तो ये मिलेगा। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो इंटीग्रेशन, नीचे से ऊपर इसका डिफरेंशिएशन ये मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन ये मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन ये मिलेगा। मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो अपने को देखो यहां पर स्टेप का डिफरेंशिएशन क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको डायरेक्टली गिवन होगा, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर देंगे तो यूनिट स्टेप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। रैंप पे करना है तो रैंप में करना है तो आपको रैंप में करना है आपको, तो यहां पर आपको करना है इंटीग्रेशन, और आपको यूनिट वापस इंपल्स में ले जाना है तो डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको मैं शॉर्टकट में इस तरीके से लिख रहा हूं। कभी कभी जेई में डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो ये एक शॉर्ट समरी में रहना, ऊपर ऐसे लिखना पूरा का पूरा, ऊपर से नीचे इंटीग्रेशन, नीचे से ऊपर डिफरेंशिएशन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक मैजिक बताता हूं मैं आपको, है ना, मैजिक बताता हूं। सपोज करो आपके पास एक ब्लैक बॉक्स है। क्या है? ब्लैक बॉक्स। अंदर क्या है हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि सर हम यहां से अगर 2 दे रहे हैं ना तो हमें यहां पर क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हमने देखा कि हम जब यहां से 4 दे रहे हैं, 4 का इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है हमें 8। ठीक है। यहां सर हम 6 दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 12। यहां क्या मिल रहा है, 12। इसका मतलब क्या है कि हमने इसका अंदाजा लगाया, कि ये ब्लैक बॉक्स कर क्या रहा है। ये ब्लैक बॉक्स मल्टीप्लिकेशन बाय 2 का ऑपरेशन कर रहा है। यही कर रहा है भाई, ये जो बॉक्स है आपका वो क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन बाय 2 कर रहा है। मतलब जो भी आप इनपुट दे रहे हो, तो आउटपुट में हमें मल्टीप्लाई बाय 2 मिल रहा है। जैसे 2 दिया आपने तो 2 इंटू 2 4, 4 दिया 4 दूनी 8, 6 दिया 6 दूनी 12। तो इसका मतलब ये ब्लैक बॉक्स का जो फंक्शन है वो क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2। अब मान के चलो थोड़ी देर के लिए, मान के चलो कि अगर मुझे यहां पर ये फंक्शन पता चल जाए कि मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, क्लियर है, इसका फंक्शन पता चल गया, और मुझे यहां से इनपुट पता लग जाए, कि मैं यहां पर क्या दे रहा हूं, 200 दे रहा हूं, 200 इनपुट। तो अगर मुझे इस ब्लैक बॉक्स का फंक्शनिंग एल्गोरिथम पता है, इसका फंक्शन पता है, तो मैं क्या किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट निकाल सकता हूं, यस और नो? अगर मुझे इस ब्लैक बॉक्स का फंक्शन एक बार पता लग जाए कि इसका बिहेवियर क्या है, तो मैं किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट पे कमेंट कर सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते सर। आप यहां हाथी घोड़ा कुछ भी दो, हमें पता है ब्लैक बॉक्स मल्टीप्लाई करके आप 2 बकरी दोगे हम 4 कर देंगे, 2 हाथी दोगे 4 कर देंगे, 10 दोगे 20 कर देंगे। समझ में आया? तो हमें अगर एक बार ये ब्लैक बॉक्स का फंक्शनिंग पता लग जाए तो हम किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में? तो इसी ब्लैक बॉक्स का फंक्शन जानने की कोशिश करते हैं, आगे चल के इसको थोड़ा टेक्निकल तरीके से समझते हैं। समझना ध्यान से। इसको बोलते हैं अपन एलटीआई सिस्टम, है ना। हमारा जो सिस्टम है ये ब्लैक बॉक्स है, इसको बोलते हैं लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, जिसको एच ऑफ टी से हम डिनोट करते हैं। तो ये एक तरीके का एच ऑफ टी है अपने, है ना, एच ऑफ टी है। एक बार इसका अगर हमें पता लग जाए, इसका फंक्शन पता लग जाए, तो बाकी काम आसान हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है मैथमेटिक्स में, क्या होता है अगर मैं टाइम डोमेन में बात करूं कि मैंने इनपुट दिया एक्स ऑफ टी, ये एच ऑफ टी है, इसका फंक्शनिंग है एच ऑफ टी, और मुझे वाई ऑफ टी फाइंड आउट करना पड़े, तो इसके लिए एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगता है, दैट इज कॉन्वोल्यूशन। क्या लगता है? कॉन्वोल्यूशन ये बोलता है कि भाई एक्स ऑफ टी इंटू कॉन्वोल्यूशन, ये कॉन्वोल्यूशन है, ये क्या है, दैट इज कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, सिग्नल एंड सिस्टम में एक ऑपरेशन होता है मैथमेटिक्स से, जैसे प्लस माइनस होते हैं कि नहीं, वैसे एक मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलते, कॉन्वोल्यूशन बोलते हैं। इसमें 2-3 स्टेप्स के ऑपरेशंस होते हैं। तो यहां पर ये जो इनपुट है इसके अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा, कॉन्वोल्यूशन होगा, है ना। क्या होगा? कॉन्वोल्यूशन। क्या बात कर रहे हो सर, पिछली क्लास में तो आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था। मल्टीप्लाई कब कर दिया था मैंने? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में कर दिया था ना मल्टीप्लाई, वो एस डोमेन में किया था। एस डोमेन में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, बट टाइम डोमेन में नहीं, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन
लेप्लास में जब कन्वर्ट कर दोगे लेप्लास में एस डोमेन में, तो कॉन्वोल्यूशन बिकम मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेप्लास मतलब एस डोमेन, एस डोमेन, एस डोमेन, ठीक है। थोड़ा इधर ले आते, एस डोमेन। तो कॉन्वोल्यूशन एस डोमेन में जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, इसलिए अपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अभी टाइम डोमेन में है तो अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कॉन्वोल्यूशन करना पड़ेगा। बट मजेदार एक चीज और है कि अगर हम यहां पर देखना, मजेदार चीज क्या है, अगर हम यहां पर एक्स ऑफ टी जो इनपुट है उसको इंपल्स सिग्नल दे दें, इंपल्स सिग्नल दे दें, तो यहां एक्स की जगह क्या हो जाएगा, इंपल्स। इंपल्स का कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ टी के साथ जब होगा तो इसकी प्रॉपर्टी है इंपल्स की कि किसी के साथ में भी लग रहा है अगर, और टाइम शिफ्टिंग नहीं है इसके पास में, तो ये कुछ भी नहीं करता, डायरेक्टली एच ऑफ टी दे देता है। अरे वाह सर, एच ऑफ टी दे दिया। और एच ऑफ टी तो ट्रांसफर फंक्शन हुआ ना भाई। एच ऑफ टी है क्या असल में, इन आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो तो क्या है, एच ऑफ टी है। तो एच ऑफ टी को हम ट्रांसफर फंक्शन भी तो बोल सकते हैं, और इसके हिसाब से वाई ऑफ टी भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि यूनिट स्टेप देने से एक चमत्कारी चीज हुई, समझना ध्यान से, है ना। ये बाकी सब चीजें अपन नीचे धका देते हैं, और है ना, इसको बाकी को और नीचे धका देते हैं। चमत्कारी चीज क्या हुई उसके बारे में थोड़ा सा देखना, समझना। यहां ये चमत्कार हुआ कि जैसे ही आपने यहां पर, पहली चीज तो ये हुआ कोई भी इनपुट दोगे आउटपुट निकालने के लिए कॉन्वोल्यूशन यूज होगा टाइम डोमेन में। बट जैसे ही आपने इंपल्स सिग्नल दे दिया तो इंपल्स सिग्नल का कोई रोल ही नहीं रहा, डायरेक्ट वो एच ऑफ टी कन्वर्ट हो गया, मतलब वाई ऑफ टी क्या हो गया, एच ऑफ टी हो गया। तो इसको वाई ऑफ टी को हम क्या बोलते हैं, इंपल्स रिस्पॉन्स। इंपल्स रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट ना, क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, और कौन सा रिस्पॉन्स कहलाएगा, क्या इनपुट दिया है। तो अभी इंपल्स इनपुट दिया है तो ये रिस्पॉन्स कैसा कहलाएगा, इंपल्स, इंपल्स रिस्पॉन्स, इंपल्स रिस्पॉन्स, इंपल्स रिस्पॉन्स। या आउटपुट क्या कहलाएगा, इंपल्स रिस्पॉन्स। तो सर यहां तो इंपल्स रिस्पॉन्स में क्या हम इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। इंपल्स रिस्पॉन्स इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन, हाँ या ना भाई। एच ऑफ टी क्या है, ऑन दी अदर हैंड हमारा ट्रांसफर फंक्शन ही तो है, और यही इंपल्स रिस्पॉन्स भी कहलाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये ब्लैक बॉक्स का जो फंक्शन है ये इंपल्स रिस्पॉन्स ही तो कहलाए, आई आर। इंपल्स रिस्पॉन्स को अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, आई आर। तो एक्चुअल में ब्लैक बॉक्स का फंक्शनिंग अगर इंपल्स देके हम पता लगा लेते, ये तो क्या है, इंपल्स रिस्पॉन्स डायरेक्टली, है ना। तो ट्रांसफर फंक्शन और इंपल्स रिस्पॉन्स क्या हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि जो इनपुट इंपल्स जा रहा है ना उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं हो रहा है डायरेक्टली। बट दिक्कत क्या है कि जब हम दूसरे इनपुट देंगे, दूसरे इनपुट कौन से दिए अपन ने, स्टेप दिया, तो कन्वोल्यूशन इतना आसान नहीं है। यहां पे फिर हमने को थोड़ा सा, ये तो प्रॉपर्टी यूज कर ली अपन ने इंपल्स की, अदरवाइज कन्वोल्यूशन में यूनिट स्टेप जाएगा तो फिर 2-3 मेथड से, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने इस डिफिकल्टी को हटाने के लिए फिर हमने सोचा कि टाइम डोमेन में रहने देते हैं, अपन इसको एस डोमेन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको अपन आगे चल के एस डोमेन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, एस डोमेन में डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा चलो, अब यहां पर देखो, यू ऑफ टी दोगे तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेप रिस्पॉन्स। आर ऑफ टी इनपुट दोगे तो रैंप रिस्पॉन्स। मतलब जो भी रिस्पॉन्स है उसका नाम इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप इनपुट क्या दे रहे हो। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो यहां पर देखो, अच्छा आपको अगर जैसे इंपल्स रिस्पांस पता चल गया और स्टेप रिस्पांस निकालना है, या फिर आपको पास स्टेप रिस्पांस और इंपल्स निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, वही वापस जो प्रॉपर्टीज अपन ने यहां पढ़ी ना, ये प्रॉपर्टी पढ़ी, ये प्रॉपर्टी वापस यहां भी काम आएगी, है ना। रिस्पांस में भी तो वही सेम रहेगा कि भाई आप यूनिट स्टेप का डिफरेंशिएशन करोगे तो इंपल्स मिलेगा, रिस्पांस इस बार रिस्पांस का करो ऐसा दे दो। तो कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, स्टेप रिस्पांस दे देंगे और बोलेंगे बताओ इंपल्स रिस्पांस क्या होगा। आपको डिफरेंशिएशन करना है, कुछ भी नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करना है, दैट्स इट। आई बात समझ में, क्लियर है। ऐसा बाकी सब बाकी सारे सिग्नल के साथ भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या रहा आपको एलटीआई सिस्टम में, अब देखो यहां पर क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन में जब कन्वर्ट हो जाता है तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं थोड़ी देर के लिए, कि यहां पर जब एच ऑफ एस है ना, मान लो एलटीआई सिस्टम जब अपन एक्स ऑफ एस, मतलब ऐसा समझो, एच ऑफ टी वाई ऑफ टी, क्लियर है। तो जो वाई ऑफ टी अपने को निकालना है, अगर वो अपने को टाइम डोमेन में निकालना है तो कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करना पड़ेगा, और अगर अपन ने एस डोमेन ले लिया, लेप्लास ले लिया, तो वाई ऑफ एस क्या हो जाता है, सिंपल एक्स ऑफ एस इंटू
एच ऑफ एस। क्लियर है? तो चीजें बहुत आसान हो जाती है, चीजें बहुत आसान। ये फीडबैक नहीं है ना, फीडबैक पाथ नहीं है एच, ये तो एच अपन ने ऐसे ही ले लिया। क्लियर है? तो अपन इसलिए कॉन्वोल्यूशन यूज नहीं करते पूरे ट्रांसफर फंक्शन में। क्या यूज करते हैं कि भाई एस डोमेन में ले जाओ, किसी भी तरीके से टाइम डोमेन को एस डोमेन में ले जाओ, और टाइम डोमेन को एस डोमेन में ले जाने की जो टेक्निक है उसको बोलते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं? लैप्लास ट्रांसफॉर्म। टाइम डोमेन को एस डोमेन में ले जाने की जो टेक्निक है वो लैप्लास कहलाता है। क्यों ले जाते हैं अपन? क्योंकि कॉन्वोल्यूशन करना डिफिकल्ट है बार बार। भाई इसके लिए तो बड़ा आसान है इंपल्स रिस्पॉन्स के लिए, है ना? तो हम ये बोल सकते हैं कि एक बार हमें ब्लैक बॉक्स का फंक्शन या फिर ब्लैक बॉक्स का फंक्शन हुआ कि इंपल्स रिस्पॉन्स एक बार पता लग जाए तो हम किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट निकाल सकते हैं, किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट निकाल सकते हैं। भाई इंपल्स रिस्पॉन्स है क्या? बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इंपल्स रिस्पॉन्स या फिर ट्रांसफर फंक्शन एक बार हमें पता लग जाए तो हम किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि देखो ट्रांसफर फंक्शन में भी क्या होगा, समझना ध्यान से। भाई ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या है? भाई आउटपुट है ना, ये देखो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन जो भी रहेगा ट्रांसफर फंक्शन, है ना। मैं ले लेता हूं, चलो s+2 ऐसा ले लिया, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन पता लग गया, तो बस मुझे करना क्या है, मुझे अगर ये रिस्पॉन्स निकालना है, अगर मुझे इस इनपुट किसी भी इनपुट में डालूंगा, इनपुट की वैल्यू डालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई उधर कर दूंगा तो रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये अगर मुझे ट्रांसफर फंक्शन पता है, इनपुट पता है, तो मैं आउटपुट डायरेक्ट निकाल लूंगा कि नहीं मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल निकाल सकते। तो भाई बेसिकली आपका देखो यहाँ इंपल्स रिस्पॉन्स और ट्रांसफर फंक्शन बात एक ही है, बाकी यूनिट स्टेप इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन कभी नहीं बोलने का है। क्यों समझता हूं, देखो तो इस डोमेन में भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो इसका जो लेप्लास होता है ना वो 1 होता है एस डोमेन में, लेप्लास बोल रहा हूं। तो अगर मैं एक्स ऑफ एस की जगह इंपल्स रखूं तो 1 रख दूंगा, तो 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन के बराबर ही तो हो जाएगा। भाई एस बाय s+2 में 1 का मल्टीप्लाई करो तो कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा। क्लियर है? तो इसलिए कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर ये इंपल्स रिस्पॉन्स समझ नहीं आता था, आज से समझ में आ गया इंपल्स रिस्पॉन्स क्या है ना। तो इंपल्स रिस्पॉन्स या फिर ट्रांसफर फंक्शन दोनों बोल सकते हो। क्लियर है? चलो अब अपन देखते हैं स्टैंडर्ड लेप्लास के। देखो ये स्टैंडर्ड लेप्लास है, इंपल्स का क्या हो गया 1, स्टेप का 1/s, रैम का 1/s², है ना। e⁻−at है तो देखो -80 तो s+a हो जाएगा। अच्छा यहाँ t के साथ कुछ लगेगा, t⁻n e⁻−at तो ये जो n रहेगा इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s+a और n+1 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो तो 2 फैक्टोरियल में 2 + 2 × 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाता है 3 × 2 × 1, है ना, ध्यान रखना ये। और ये जो पावर रहेगा t के ऊपर ये देखो बढ़ जाएगा और s+3 हो जाएगा, है ना। आपको आता होगा, आपने इंजीनियरिंग में करा होगा, ये साइन में ऊपर s नहीं आता है, कॉस में ऊपर s आता है। क्लियर है? तो ये स्टैंडर्ड लेप्लास के फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखवा दिए आपको। कभी कभी तो डायरेक्टली जेई में लेप्लास के ही फॉर्मूले आ जाते हैं पूछ। चलो यहाँ पर x ऑफ टी अगर x ऑफ s में कन्वर्ट हो जाए तो e⁻at x ऑफ टी में क्या हो जाएगा x s+a हो जाएगा। एग्जांपल बताता हूँ, देखो e⁻at साइन, तो साइन को x ऑफ s मान लो थोड़ी देर के लिए, तो इसका फंक्शन क्या हो, इसका लेप्लास क्या होगा ω0/s² अब इसमें e⁻at शिफ्टिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लग रही है, तो यहां पर s की जगह क्या हो जाएगा, जैसे s की जगह s+a हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले में इसका जब पूरा कन्वर्जन होगा तो s की जगह, इस s की जगह क्या हो जाएगा s+a का होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉस होता तो ऊपर s होगा तो वहां पर भी s+a हो जाता। क्लियर है? चलो अब देखो यहां पर x ऑफ टी इक्वल टू x ऑफ a, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो डिफरेंशिएशन में s मल्टीप्लाई होता है इनटू x ऑफ s, है ना। इसको अगर अपन s डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो s का मल्टीप्लाई होगा, और अगर इनिशियली कुछ दे रखा है तो वो भी माइनस में आएगा, है ना। इनिशियल कंडीशन गिवन होगी तो आएगा, नहीं होगी तो 0 ले लेना। इंटीग्रेशन में क्या होगा, नीचे s का डिवाइड होगा, तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई s का, इंटीग्रेशन में डिवाइड। ये कंट्रोलर्स वगैरह में काम आएगा, पीडी कंट्रोलर पीआईडी कंट्रोलर में काम आएगा। ठीक है, आया बात समझ में? तो ये बेसिक सारी चीजें मैंने आज फिनिश कर दी। लेक्चर हो गया ऑलमोस्ट 35 मिनट्स का, तो अपन बहुत ज्यादा नहीं जाते। अब एक लेक्चर और बचा है, उसके बाद बेसिक कंट्रोल सिस्टम हमारे फिनिश हो जाएंगे। क्वेश्चंस भी भर भर के करने वाले हैं इनके ऊपर अपन। तो वहां पर अपन सीखेंगे डीसी गेन के बारे में, नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक के बारे में, और इनिशियल और फाइनल वैल्यू के बारे में। 3 चीजें और बची बेसिक्स में, उसके बाद हमारा पहला यूनिट फिनिश हो जाएगा। न्यूमेरिकल ढेर सारे मैं कराने वाला हूं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।